आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो आई एम एम एस एजुकेटर, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड योर लविंग दीदू. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर चैनल ब्रिलियंट क्लासेस. सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चंस. एंड इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.3 के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला था वो पढ़ लिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो. तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है एन अर्न कंटेन्स 5 red 5 black balls. A ball is drawn at random, its color is noted and it's returned to a urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, तो तुम थोड़े से डर रहे होगे देख के, तो इतने डरने की जरूरत नहीं है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर तुमने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, तुमने टोटल प्रोबेबिलिटी के तुम्हें फॉर्मुलाज याद है, बेस थ्योरम याद है, तो तुम इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर लोगे. थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगेंगे, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम में क्या डिफरेंस है. तो वो भी हम वीडियो के आगे जब हम बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी कि टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, तुम कैसे पता कर सकते हो. ठीक है, सभी के लिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक थैला है, एक पॉकेट है, जिसके अंदर क्या है 5 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है. तो अगर हम रेंडमली किसी एक बॉल को निकालते हैं एंड उसका कलर नोट करते हैं, अगर हमने किसी एक बॉल को रेंडमली निकाला, फिर मैंने उसका कलर नोट किया एंड वापस से मैंने उस पॉकेट के अंदर उस बॉल को डाल दिया. फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने 2 और बॉल्स ली, 2 और एडिशनल बॉल्स ली, उनको मैंने उस थैले के अंदर डाल दिया. तो पहले थैले के अंदर 10 बॉल्स थी, मैंने 2 बॉल्स और थैले के अंदर डाल दी, तो अब टोटल बॉल्स हो गई 12. तो मुझे बताना है कि जब मैंने सेकंड बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल तो मैंने निकाली, उसका कलर नोट किया, उसको वापस से थैले के अंदर डाल दिया. तो जब मैंने सेकंड बॉल निकाली तो मुझे ये बताना है कि जो सेकंड बॉल है उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए. इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड बॉल का कलर क्या होगा, रेड होगा. इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको. तो मैं बता दूं ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. अब ये हम आगे देखेंगे कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे है. तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कुछ इवेंट्स लेट करेंगे. तो मैं यहाँ पर लेट कर रही हूँ, लेट इवन मैंने लेट किया कि मैंने जब फर्स्ट बॉल निकाली, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, की जो मैंने फर्स्ट बॉल निकाली थी, रेंडमली जो मैंने फर्स्ट बॉल निकाली थी उसका कलर क्या निकला, रेड कलर निकला. ठीक है, अब मैं सेकंड इवेंट लेट करूंगी E2 मैंने लेट किया कि जो फर्स्ट बॉल मैंने निकाली, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, कि जो फर्स्ट ड्रॉन मैंने बॉल निकाली वो ब्लैक थी. अब हम तो रैंडमली निकाल रहे हैं ना, हमें इसने ये थोड़ी ना बोला है कि आपने फर्स्ट बॉल निकाली है वो रेड ही कलर की है या फिर वो ब्लैक ही कलर की है. हम तो रैंडमली निकाल रहे हैं बॉल्स को. अब वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है. तो मैंने 2 इवेंट्स लेट कर लिए कि पहला इवेंट तो ये था कि फर्स्ट बॉल जो हमने निकाली वो रेड थी, एंड दूसरा इवेंट मैंने लेट कर लिया कि जो फर्स्ट बॉल हमने निकाली वो ब्लैक थी. यहाँ तक समझ में आया. अब उसने क्या बोला है कि जो सेकंड बॉल है वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए. इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो हम एक इवेंट लेंगे ए इवेंट मैं लूंगी. ए इवेंट क्या लेंगे कि जो सेकंड बॉल है, सेकेंड बॉल इज रेड, कि देखो पहली बॉल तो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है ना, रैंडमली चूज करना है. लेकिन जो सेकंड बॉल है उसने पहले ही बोल दिया आपसे कि जो सेकंड बॉल है वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए. अब तुम बोलोगे दीदी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या चीज डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस मैं तुम्हें यहीं पे बता देती हूँ. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, हमें बोलता था कि आपने जो फर्स्ट बॉल निकाली है वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है ना. फिर वो बोलते थे सेकंड बॉल जो निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कौन से कलर की होगी, है ना, ये होता था. लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला, उसने हमें पहले ही बोल दिया कि आपकी जो सेकंड बॉल है वो रेड होनी चाहिए. तो यही डिफरेंस होता है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें ये नहीं पता होता था कि कौन से कलर की बॉल आएगी या कौन से कलर की चीज होगी. लेकिन यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन कर देता है कि ये चीज होने वाली है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये चीज होगी, है ना. तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में. तो डिफरेंस समझ में आ गया. अब क्वेश्चन को आगे से सॉल्व करते हैं, है ना. तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे डाउट्स होते हैं, छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं, उनको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी. ठीक है, तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं. तो देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालूं, मतलब फर्स्ट बॉल के अंदर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास, 5 रेड बॉल्स है, 5. और टोटल बॉल्स कितनी है, थैले के अंदर टोटल बॉल्स थी 5 रेड 5 ब्लैक, 5 + 5 10 हो जाएगा. तो 5/10, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 से 5 कट होगा 1 टाइम, 5 से 10 कट होगा 2 टाइम्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई 1/2. अब अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, की जो फर्स्ट बॉल हमने ली है वो ब्लैक है, जो फर्स्ट बॉल हमने निकाली वो ब्लैक थी, तो ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 5 ब्लैक बॉल्स थी. टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, टोटल बॉल्स 10 है. तो 5/10, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो हो जाएगा 1/2. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अब उसने बोला है कि जो आपकी सेकंड बॉल है वो रेड होनी चाहिए, और इसने यहाँ पर 2 एडिशनल बॉल्स बोला है. तो अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, सेकंड बॉल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालना पड़ेगा. E1 क्या,
रेड बॉल, है ना। सेकंड बॉल रेड आने की कंडीशन निकालनी कि सेकंड बॉल क्या है, रेड है। तो मैंने तुम्हें बताया है कि उसने 2 एडिशनल बॉल्स उसमें ऐड करी हैं, तो यहाँ पर जो उसने 2 बॉल्स ऐड करी हैं उस थैले के अंदर, उनको हम मानेंगे कि वो रेड कलर की। अब तुम बोलोगे दीदी इसको हमने ये क्यों माना कि ये रेड कलर की है, कोई से भी कलर की हो सकती है। तो बिल्कुल कोई से भी कलर की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम रेड कलर की मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें बोला है कि जो सेकंड बॉल है वो रेड होनी चाहिए, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। तो जिस भी कलर की वो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि यहाँ पर रेड होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि जो 2 बॉल्स ऐड करी है वो भी रेड कलर की थी। अगर वो यहाँ पे बोलेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सेकंड बॉल थी वो ब्लैक थी, तो यहाँ पर जो 2 एडिशनल बॉल उसने डाली थी उसका भी हम कलर क्या लेंगे, ब्लैक लेंगे। तो यहाँ पर उसने बोला है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोली है, तो यहाँ पर हम 2 बॉल्स भी कौन सी लेंगे, रेड लेंगे। तो पहले से हमारे उसके अंदर थैले के अंदर 5 रेड बॉल्स थी, तो 2 बॉल्स हमने उसके अंदर और डाल दी रेड कलर की, तो कितनी बॉल्स हो गई रेड कलर की, 7 बॉल्स हो गई। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 7 लिखूंगी, क्योंकि वहां पर क्या है 7 रेड बॉल्स है। अब देखो 2 बॉल्स मैंने ऐड कर दी, थैले के अंदर 10 बॉल्स पहले से थी, 2 बॉल्स उसके अंदर ऐड और होगी, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, थैले के अंदर 12 बॉल्स हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन आ गई मेरे पास 7/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू निकालूं, E2 इवेंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, तो पहली बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ब्लैक बॉल्स है वो तो सिर्फ 5 ही रही है ना। रेड बॉल्स में डिफरेंस आया, रेड बॉल 7 हुई, लेकिन ब्लैक बॉल्स तो 5 ही रहेंगे ना, क्योंकि 2 एडिशनल बॉल कौन से कलर की थी, रेड कलर की थी। तो 5 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स थी, अपोन में टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 12 हो गई, क्योंकि हमने 2 बॉल्स ऐड कर दी है, तो 5/12। तो यहाँ पर भी ये रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए टू भी आ गया मुझे। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। तो मैं थोड़ी सी राइटिंग जो है ना इधर उधर हो जाती है, पर थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है हमारा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 है हमारा 7/12, है ना, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है मेरा 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी सॉरी गलती से लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 है हमारा 5/12। तो 7 इंटू 1 7, 12 2 ज़ा 24, प्लस में 5 इंटू 1 5, 12 2 ज़ा 24, एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, 7 + 5 हो जाएगा 12, क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 24 रहेगा ना, 12 से ये 12 कट होगा 1 टाइम, 24 कट होगा 2 टाइम्स, तो 1/2 आ गया हमारे पास में प्रोबेबिलिटी की। जो सेकंड ड्रॉन में जो बॉल आएगी वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीटली सॉल्व होता है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड हमें गिवन है, अ बेग कंटेन्स 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बेग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the फर्स्ट बेग। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बेग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है, एंड कोई दूसरा बेग है जिसके अंदर 2 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स है। अगर इन दोनों बेग्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, इनमें से अगर किसी एक बेग को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर से जब एक बॉल निकाली जाती है, तो हमें बताया गया है कि वो जो बॉल निकाली है वो रेड कलर की है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बॉल निकली है वो फर्स्ट बेग में से निकली है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको जो मैंने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बताई उससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो है बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसमें बेस थ्योरम लगेगी, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसे होगा, कैसा होगा कि दीदी पहले तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किया, अब बेस थ्योरम का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ये समझ में नहीं आया भाई कि टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगाना है, बेस थ्योरम कब लगाना है, आप कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज करें, ये हमें पल्ले नहीं पड़ा, है ना। तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता है कि हमें किसी इवेंट की क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और बहुत सारे इवेंट्स है जिसकी वजह से वो इवेंट घटित हुआ है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हमारे पास में बहुत सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स है, जैसे कि हमें क्या गिवन था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या था कि जो फर्स्ट बॉल निकली है वो रेड कलर की है, फिर हमने सेकंड इवेंट लिया कि जो फर्स्ट बॉल निकली है वो ब्लैक कलर की है, लेकिन उसने हमें क्या गिवन कर दिया था कि जो सेकंड बॉल है वो रेड होनी चाहिए, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि जो सेकंड बॉल है वो क्या होगी, रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, कि सेकंड बॉल रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर क्या था, बहुत सारे इवेंट्स थे, हमारे पास एक इवेंट था जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वो सेकंड बॉल क्या है, रेड है। लेकिन बेस थ्योरम में क्या होता है, बेस थ्योरम में एक इवेंट होता है जो कि हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर रेड बॉल निकल चुकी है ना। अब हमें क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो बॉल है वो
किसी इवेंट में से निकली है, या तो यहाँ पर क्या बोला उसने कि रेड बॉल तो निकल चुकी है, लेकिन हमें बताना क्या है कि वो फर्स्ट बैग में से निकली है। वहां पर क्या होता था, वहां पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी, ये नहीं कि भाई किस बैग में से निकली, कैसे निकला, कैसे हुआ, वो फाइंड नहीं करना था, हमें बस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि जो सेकंड बॉल है वो क्या है, रेड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें पहले बता दिया कि वो बॉल तो रेड है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो फर्स्ट बैग में से निकली है। तो यही जो डिफरेंस होता है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के बीच में, कि वहां पर जो चीज होती थी टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर, हमें जो है पॉसिबिलिटी फाइंड करनी होती थी, है ना, प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी किसी पॉसिबल इवेंट की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें जो है गिवन होता है कि ये जो चीज़ है ये हो चुकी है, आपको ये बता दिया जाता है कि ये हो चुका है, ये इवेंट कंप्लीट हो गया है, बस आपको ये बताना है कि ये किसकी वजह से हुआ है, किस इवेंट की वजह से ये चीज़ अकर हुई। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश करी है। ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रही हूँ। अब इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी कि तुम्हारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है और बेस थ्योरम होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे उस वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बता दी थी इसके अंदर बेस थ्योरम यूज होने वाली है। तो पहले हम लेट करेंगे इवेंट्स को, ठीक है। तो पहले मैं E1 लेट कर लेती हूँ। E1 मैंने लेट किया सिलेक्शन ऑफ बेग, सिलेक्शन ऑफ बेग 1, पहले बेग का सिलेक्शन है ना। अब बेग भी तो सिलेक्ट करने हैं, हमें क्या करना है, बॉल्स को निकालने से पहले बेग सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 2 बेग से सिलेक्टेड रैंडम, E2 मैंने सिलेक्ट किया सिलेक्शन ऑफ बेग 2, कि हमने क्या किया, सेकंड बेग को सिलेक्ट किया, फर्स्ट इवेंट मैंने लेट किया कि हमने फर्स्ट बेग को सिलेक्ट किया। एंड ए क्या लेट करेंगे, लेट नहीं करना है, ये तो हमें गिवन ही है कि ए क्या है हमारे पास, सिलेक्टेड बॉल इज रेड, कि जो बॉल निकली थी वो क्या थी, रेड थी, है ना। सिलेक्टेड बॉल इज रेड, कि वो रेड कलर की बॉल थी। अब अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, हमारे पास 2 बैग है, उनमें से हमने क्या करना है, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट बैग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। जैसे कि एक कॉइन होता है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है, क्योंकि वहां पर दो ही चीजें आ सकती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसे यहाँ पर 2 ही बैग है, या तो फर्स्ट बैग सिलेक्ट होगा या सेकंड बैग सिलेक्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, ये भी 1/2 हो जाएगी। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, है ना, कि जो बॉल निकली है रेड कलर की, जो बॉल निकली है वो फर्स्ट बैग में से निकली है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट बैग के अंदर कितनी रेड बॉल्स थी, 4 रेड बॉल्स थी, तो रेड बॉल्स तो 4 हो गई, है ना। टोटल बॉल्स कितनी थी फर्स्ट बैग के अंदर, 4 + 4 8 बॉल्स थी, 4/8, है ना। कि जो रेड बॉल निकली है वो फर्स्ट बैग में निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/8 है। 4/8 को कट करेंगे तो 4 से 4 कट होगा 1 टाइम्स, 4 से 8 कट होगा 2 टाइम्स। अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, कि जो हमारी रेड बॉल निकली है वो कौन से बैग में से निकली है, सेकंड बैग में से निकली है, तो सेकंड बैग के अंदर कितनी रेड बॉल्स है, 2 रेड बॉल्स है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। और टोटल बॉल्स कितनी है सेकंड बैग के अंदर, 6 + 2 8 बॉल्स है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/2 आ जाएगी हमारे पास, 2 से अगर इसको कट करेंगे तो जगह 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/2 आ गया हमारे पास में 1/4। अगर हम यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई करें तो पहले तो मुझे बताओ कि बेस थ्योरम होती क्या है। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर A/E1 है, यहाँ पर होता है E1/A। E1/A इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, है ना, यही होता है। अपॉन में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, है ना, यही होती है बेस थ्योरम। अब अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हमारी पास 1/2 थी, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास में आया था 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 था हमारे पास में 1/2, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 था हमारे पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 था हमारे पास में 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 × 2 = 4, 1/4 ऊपर आ जाएगा एलसीएम में नीचे। अब देखो 1 × 1 1, 2 × 2 = 4, प्लस में मेरी थोड़ी सी राइटिंग जो ना गड़बड़ है, ठीक है, तो 1 अपॉन में 4 × 2 = 8। अब अगर एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो अगर एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 1/4, यहाँ पर अपॉन लगाओ, एलसीएम में 8 आएगा, 2 प्लस में 1 3, 3/8, है ना। अब अगर यहाँ से कट करें तो 4 से ये 8 कट होगा 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स कट होगा 4 से 8, तो यहाँ पर 3/2 है। यहीं पे लिख रही हूँ पेज बचाने के लिए, मैं तुम्हें दिख नहीं रहा शायद, है ना, 3/2। अगर इसको हम करेंगे उल्टा करेंगे तो जगह
3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी कि वो जो बॉल निकली है वो फर्स्ट बेग से निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास में 2/3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। एंड मुझे लगता है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा, जब मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के बीच में। एंड अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आया, किसी भी मेरे भाई बहन को समझ में नहीं आया, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि हाँ मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मुझे पता है मैंने यहाँ पर इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने तो कोशिश करी थी एक्सप्लेन करने की, लेकिन इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया होगा। लेकिन अलग से वीडियो बना दूंगी मैं तुम्हारे लिए, जिसके अंदर मैं बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे उस वीडियो के थ्रू। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के बाद में वो वीडियो आ जाएगी तुम्हारे लिए। और जो मेरे को लगता है कि जितने मेरे भाई बहन है वो पहले वाले चैप्टर्स को भी पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 13 के साथ साथ, क्योंकि उसके रिवीजन भी तुम स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं और हमारे पास अभी भी 5 चैप्टर्स लेफ्ट हैं इसके बाद में, है ना। 13 चैप्टर पढ़ने के बाद में 5 चैप्टर्स बचेंगे हमारे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं 12th के हिसाब से, क्योंकि 35 मार्क्स है यार, इतने जल्दी नहीं छोड़ेंगे उसको, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, है ना। तो उनको भी कवर करेंगे। तो मेरे को ऐसा है कि आप पहले से जो पहले वाले जो चैप्टर है, सिंपल चैप्टर्स है, उनको आप कवर कर लो, ताकि आपके ऐसा ना हो कि आपको भी पास होने के नंबर तो मतलब मिल ही जाए, है ना। पास होने के नंबर से ना आप पीछे रह जाओ कि एक तो पास ही ना हो, है ना, उनके चक्कर में। तो पास होने जितने नंबर ले आओ उन चैप्टर्स को पढ़ के अच्छे से पढ़ लो, बहुत सिंपल चैप्टर से रिवाइज कर लो, है ना। और मैं वन शॉट वीडियोस लाती रहूंगी उनके लिए, मतलब जैसे मैंने जो एक्सरसाइजेस के जो इंट्रोडक्शन होते हैं उनको मैंने तोड़ तोड़ के बनाया था, तो उनके लिए मैं एक वन शॉट वीडियोस भी बनाती रहूंगी सभी चैप्टर्स की। अब मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी इसके बाद में। तो मुझे लगता है कि तुम अभी रिवाइज तो कर रहे होंगे चैप्टर्स को, तो अभी रिवाइज करना स्टार्ट कर दो फटाफट से, क्योंकि अब हम उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, रिवीजन बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं तुम्हारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।